नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 19वां भाग है और प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा भाग है। प्रथम विश्व युद्ध के पहले भाग में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तथा उसके कारणों का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और ध्रुवीय राष्ट्रों की हार होती है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में प्रथम विश्व युद्ध के आगे और भी अध्ययन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रुप ए और ग्रुप बी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश थे वो बटे हुए थे। ग्रुप ए में सर्बिया, इटली, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान था तथा ग्रुप बी में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की था। जिससे इन्हें मित्र राष्ट्र, इन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता था। जो अपने मित्र राष्ट्र थे ये विजेता बने थे। विजेता बनने के बाद तो उसके विजेता के पश्चात वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया जिसमें राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच छुपे हुए थे। इसमें कहा गया 14 सूत्री कार्यक्रमों में कि भविष्य में जो भी संधियाँ होगी इन्हीं के आधार पर होगी, यानी 14 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर होगी। कोई भी गुप्त संधियाँ नहीं होगी, राज्यों का निशस्त्रीकरण होगा, समुद्री सीमा सभी के लिए खुले रहेंगे, समुद्र के जरिए व्यापार करने का सबका अधिकार होगा। इसके साथ साथ एक राष्ट्र संघ बनाया जाएगा, जो हमने बताया था कि 14 सूत्री कार्यक्रम में इसके बीच छुपे हुए थे, और आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। उपनिवेशी सत्ता के अधीन आपको रहना है या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि वर्साई की संधि इन सभी कार्यक्रमों का उल्लंघन करती है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि ये विजेता राष्ट्र के मार्ग में बाधा पहुंचा रहा था। इस युद्ध में पहली बार टैंक का इस्तेमाल किया गया, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल तथा विमानों का इस्तेमाल, इससे विमान उद्योग पनपा। इन सभी चीज़ों के आपूर्तिकर्ता के रूप में हम लोग यूएसए के देखेंगे और यूएसए यहीं से धनी बनने की शुरुआत की, यहीं से शक्तिशाली बनने लगा आर्थिक रूप से। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पराजित राष्ट्र समर्पित करने लगे, यानी कि पराजित राष्ट्र समर्पित करने लगे और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। तुर्की, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया हार चुके होते हैं और ये समर्पण करते हैं। जर्मनी भी समर्पण करता है। नवंबर 1918 जर्मनी में क्रांति होती है। 9 नवंबर 1918 को विलियम द्वितीय जर्मन शासक भागकर हॉलैंड पहुंच जाते हैं। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी में रोष फैलता है तो वहां पर शासक के खिलाफ क्रांति हो जाती है और वो उसके बाद ये भागकर हॉलैंड पहुंच जाते हैं और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की प्रार्थना जर्मनी के द्वारा की जाती है। 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति समझौता 3 देश प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें मित्र राष्ट्र में यूएसए के वुडरो विल्सन, यूके के डेविड लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के जॉर्ज क्लीमेंसू शामिल थे। यहाँ पर 58 आयोग बनाए गए। अलग अलग आयोगों के 6000 बैठकें की गई पेरिस शांति समझौता में। उसके बाद इसमें कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार जर्मनी को ठहराया गया और इसको कहा गया कि आप समर्पण कीजिए। समर्पण के पश्चात युद्ध विराम की जाएगी, युद्ध विराम की जाएगी। समर्पण के बाद एक संधि की गई जिसे वर्साई की संधि कहते हैं और वर्साई के संधि के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाती है। वर्साई का महल वही महल है जहाँ पर लुई 14वां ने बनवाया था और यहीं पर जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जर्मनी को एकीकरण के साथ जर्मनी को शक्ति दी गई थी, वहीं वर्साई के संधि के साथ जर्मनी को कमज़ोर बना दिया गया। ये देखिए, समय का मार है, समय का फेर है। कभी कभी राजा बन जाता है, कभी रंक बन जाता है। इसलिए अहंकार को अपने पास ही भटकने भी ना दीजिए। देखिए कि जर्मनी का एकीकरण यहीं वर्साई के महल में ही होता है और जर्मनी से के साथ वर्साई की संधि यहीं पर होती है। तो एक बार इसको मजबूत बनाया जाता है, एक बार कमज़ोर बनाया जाता है। इसलिए अपने अहंकार को दबा के रखिए, समय की मार बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, वर्साई के संधि पर जर्मनी हस्ताक्षर करने के लिए इसे 5 दिन का समय दिया जाता है। अगर 5 दिन के अंतर्गत आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो फिर से आक्रमण किया जाएगा। और यही वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच इसी वर्साई की संधि में पाए गए हैं। अब युद्ध का प्रभाव देखते हैं। इसके कारण जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके कारण राष्ट्रीय विचारधारा फैली। बाल्टिक राष्ट्र प्लस स्कैंडिनेवियन राष्ट्र अस्तित्व में आए। चीन एवं तुर्की में आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया। इसका प्रभाव मिस्र में भी हमें दिखाई देता है। इंग्लैंड जो आर्थिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति अपनाया था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और आयरलैंड में आंदोलन शुरू हो गया इंग्लैंड के विरुद्ध और नॉर्थ आयरलैंड स्वतंत्र हो गया।
उसके बाद राजनीतिक स्वरूप को देखें तो राजनीतिक स्वरूप प्रजातांत्रिक होने लगी, क्योंकि राजवंश रूस में रामनाउ, ऑस्ट्रिया में हेप्सबर्ग और प्रसा में हेहोजोलनबर्न था, ये जो राजवंश था ये समाप्त हो गया और तुर्की और यूनान में गणतंत्र आ गया और राजनीतिक स्वरूप प्रजातांत्रिक होने लगा। लेकिन फिर भी दक्षिणपंथी उभार होने लगा, राष्ट्रवादी उभार जिसे बोलते हैं, और अधिनायकवाद अस्तित्व में आए जिसे उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। अधिनायकवाद के अंदर रसिया में हम देखेंगे साम्यवादी सरकार, इटली में मुसोलिनी आता है जो कि फांसीवाद लेकर आता है, और वहीं जर्मनी में हिटलर आता है, नाजीवाद लेकर आता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को हम लोग देख रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में आर्थिक निर्माण का दौर शुरू हुआ। रसिया में स्टालिन आते हैं और 5 ईयर प्लान्स लाकर ऑस्ट्रेलिया और रसिया को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्संरचना में लाते हैं और आर्थिक विकास करते हैं, उसका आर्थिक निर्माण करते हैं। सरकार का दायित्व तो बढ़ गए, इस समय तक आते आते सरकार का दायित्व बढ़ गए। सरकारों से कल्याण और विकास की अपेक्षा की जाने लगी जनता के द्वारा। यूरोप में आर्थिक मंदी आई। उसके बाद स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद को धक्का लगा क्योंकि लोगों को, देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिए जाने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। उस समय भारत का जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, उस समय जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, इसमें प्रोत्साहन मिला। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1 करोड़ व्यक्ति मारे गए थे, जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष के लोग थे। ये मैक्सिमम सैनिक थे और सिविलियन भी थे। इस वजह से कारखानों में लोगों की संख्या कम होने लगी। इस वजह से महिलाओं की मांग बढ़ गई। अब कारखानों में पुरुषों की संख्या कम हुई तो महिलाओं की मांग बढ़ने लगी, महिलाओं का महत्व बढ़ गया। इसके बाद से फेमिनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। इस समय तक आते थे श्रमिकों का महत्व बढ़ जाता है और श्रमिकों से संबंधित संगठनों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा मांग किया जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों से संबंधित जो भी कानून थे उसमें सुधार किए जाए, मानवतावादी कानून बनाया जाए, श्रमिकों को भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का विभत्स परिणाम दुनिया को हिला कर रख दिया और महसूस किया जाने लगा कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। एक वैश्विक संगठन बनाया जाए जो कि दुनिया के मामले को देखेगी, विश्व के जो तनाव और विवाद है उसको सुलझाए और विश्व के विकास में मदद करे। एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जाए। उसके बाद इसके अलावा भी यह संगठन मानवतावादी मूल्यों, विषयों, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उस मुद्दों का विकास करे और मानवता का रक्षा करें। तो ये रहा अपना प्रथम विश्व युद्ध। इसी प्रथम विश्व युद्ध के प्रतिक्रिया स्वरूप वर्साई की संधि आती है, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।